राजनीति में एक दिशा देने वाले समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में भी हमारे साथी सलीम खान साहब बता रहे थे। डॉक्टर साहब जर्मनी पढ़ने क्यों गए, वो ब्रिटेन क्यों नहीं गए, अमेरिका क्यों नहीं गए? उस समय जर्मनी ब्रिटिश हुकूमत से, जिसके हम गुलाम थे, भारत का जिसका राज्य था, उसके खिलाफ जर्मन सरकार की और ब्रिटिश हुकूमत से उसका प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई हो गई। आप लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जब एक क्रांति करने के लिए एक आजाद हिंद फौज बनाने की बात सोची, तो वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मन सरकार से, हिटलर से ही मदद लेने के लिए गए। अभी आज की तारीख में जबकि हम चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, चुनाव की घोषणा हो गई है, तब डॉक्टर साहब के विचारों का एक बहुत बड़ा उपयोगिता है आम जनता को दिशा और निर्देश देने के लिए। आजादी की लड़ाई कांग्रेस के बैनर के नीचे सारे देश के देशभक्तों ने लड़ी। उसमें सुभाष भी थे, लोहिया भी थे, जयप्रकाश भी थे, आचार्य नरेंद्र जी भी थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, पटेल भी थे, गांधी जी के नेतृत्व में, और सब जो क्रांतिकारी थे वो भी, और जो क्रांतिकारी नहीं थे, दो विचारों के कांग्रेस के लोग थे, सब गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते थे। गांधी जी का अपना रास्ता था, सत्य अहिंसा, जो हमारे हार्दिक पांडे जी गांधी रास्ता, उनका भी एक तरीका था, और उस विचार के टकराव में ही सुभाष और भगत ये लोग अलग रास्ते पर चले गए। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बड़े चिंतक, विचारक, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, हमारे देश के नौजवानों को दिशा देने का, देश की राजनीति कैसी हो, सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, समाज में किन परिवर्तन की जरूरत है, इस पर उनके अपनी मौलिक सोच है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय समाज में समाजवादी आंदोलन के 3 महापुरुष, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र जी और जयप्रकाश, ये मनीषी थे। हमारे वहां कहते हैं कि सारी सृष्टि के संचालन में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी धरती पैदा हुए, जिनको भगवान मानते हैं, और इस सृष्टि में संचालन का उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसी तरह से भारतीय समाज को एक दिशा देने वाले ये 3 मनीषी समाजवादी आंदोलन के जनक भी कहे जा सकते हैं।
डॉक्टर साहब विचारों से क्रांतिकारी थे, एक्शन में भी थे। वैसे वो नेहरू के बहुत नजदीक थे, वो सुभाष के भी बहुत नजदीक थे और गांधी जी के भी प्रिय थे। क्योंकि विचारों से वो क्रांतिकारी थे। नेहरू जी भी जब संघर्ष सत्ता के पहले, आजादी के पहले, वो भी समाजवादी सोच के थे, वो भी उसी क्रांतिकारी विचारधारा के। इसीलिए जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत की जो आर्थिक नीति है, जिसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, वो रशियन मॉडल देश में लाने की बात की, क्योंकि वो उससे प्रभावित थे। ऐसा नहीं था, लेकिन सत्ता क्या लेकर आती? जब देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री हो गए, तो उनमें, उनके विचारों में, उनकी कार्यशैली में बहुत परिवर्तन आया। और एक समय तो ऐसा था कि गांधी जी से भी उनकी उन विचारों को लेकर अनबन होने लगी, और तब गांधी जी के लोहिया और नजदीक आए। और इसीलिए अभी बता रहे थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस में रह करके जो समाजवादी व्यवस्था के पक्षधर थे, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट बना रखी थी। और फिर बाद में आजादी बाद ये हुआ कि ये एक ही पार्टी में रह करके ये दो विचार, कांग्रेस सोशलिस्ट और ये नहीं चलेगा। तब कांग्रेसी सोशलिस्ट लोगों ने कांग्रेस से अलग होकर के सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, और जीवन पर्यंत पहले नेहरू का और फिर इंदिरा गांधी के विचारों का पुरजोर विरोध सड़क से लेकर संसद तक जाने की। मैं उन बातों नहीं दोहराऊंगा जो हमारे मित्र ने आपसे कह दिया। और आजादी के बाद गांधी जी भी चाहते थे कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस का काम खत्म हो गया। आजादी की लड़ाई कांग्रेस के बैनर के नीचे लड़ी गई थी, और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, पूरा देश उस बैनर के नीचे खड़ा होकर के लड़ाई लड़ी। लेकिन आजादी के बाद जब सरकार बनाना हुआ, प्रधानमंत्री, मंत्री बनना हुआ, सत्ता आते ही सब लोग भूल गए, और गांधी से भी करीब करीब गांधी का भी मोह भंग होने लगा था नेहरू से। जो नेहरू की देन है, आज आप रोज पढ़ते होंगे कि गांधी की देन है, नेहरू प्रधानमंत्री, पटेल होते, कोई और होता, नेहरू न होता। तो कांग्रेस विहीन भारत को सपना देखा था। उन्होंने कई नारे देखे, सब क्रांतियां, मैं उन क्रांतियों की बात नहीं बोलूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब उद्भट, विद्वान, चिंतक, और तमाम उन्होंने विश्वविद्यालयों के छात्रों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए, संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनको दिशा दी, और तोड़ने और जोड़ने का जो भी हमारे मित्र बता रहे थे कि अगर सड़कों पर आंदोलन खत्म हो जाएगा तो पार्लियामेंट लोहिया की भाषा में आवारा हो जाएगी, मतलब वो मनमानी करने लगी, निरंकुश हो जाएगी संसद। और जब संसद निरंकुश हो जाएगी तो जनता के हित की परवाह ना करके वो अपनी सुविधा की परवाह के हिसाब से कार्य करेंगे। तो आज डॉक्टर साहब के जो विचार थे, जो दिशा थे, कल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और इसी तरह से बहुमत में थी,
जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुए थे तो 400 से ज्यादा सीट उनकी थी, 416 सीट, और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी। आज वो कांग्रेस एकदम पलट गई। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा करके सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। जब उनको ये सूचना मिली, इंफॉर्मेशन मिला कि अब देश में सामान्य स्थिति है, अगर चुनाव करा दिया जाए तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आ जाएंगे, नहीं तो नहीं छोड़। उन्होंने चुनाव करा दिया और कांग्रेस का सफाया हो गया, इंदिरा जी खुद हार गई। वो चुनाव नेताओं ने नहीं लड़ा था, जनता लड़ी। कोई भी तानाशाह, अंग्रेजी हुकूमत किसी नेता के लड़ने से नहीं गई। आम जनता में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई और अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि भारत में हम टिक नहीं सकते, तब वो यहां से छोड़ के भागे। आज की तारीख में जो सरकार है, जब कोई भी सरकार जो सत्ता में रहती है विपक्ष को इग्नोर करती है, उपेक्षा करती है, या विपक्ष के द्वारा सामाजिक हितों में, जनहितों में उठाए गए मुद्दों को अवहेलना करती है, परवाह नहीं करती है, तो निरंकुश हो जाती है। तो फिर जनता ऐसे लोगों को देखती है, सर कभी बख्शती नहीं। आज के हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते, खाना देते हैं। मेरा अपना मानना है कि ऐसे प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी डूब मरना चाहिए कि 80 करोड़ लोग अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते। जिस देश का 80 करोड़ लोग, और वो कहता हो गर्व से कि हम उसको खाना देते। शर्म आनी चाहिए कि हम उनको आज तक इस आत्मनिर्भर नहीं बना पाए कि वो लोग के हाथ में काम हो और उस काम का इतना दाम हो कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो शर्म की बात है, बड़े गर्व से कहा। राम मंदिर बढ़ जाने से राम राज नहीं आने वाला है। और मैं अखिलेश यादव की इस बात की बधाई दूंगा कि अभी जब चुनाव हो रहा था तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ना अब समाजवाद ना साम्यवाद, अब तो है राम राज्य। क्या कहा? ना समाजवाद ना साम्यवाद, ना उसकी परिभाषा में भी नहीं जाऊंगा, अब तो है राम राज्य। अखिलेश ने कहा था यह राम राज उसी समाजवादी व्यवस्था के रास्ते से ही देश में राम राज आएगा। और राम राज क्या था? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम प्रताप कछु काहुन व्यापा। ऐसा राज्य होगा जिसमें किसी को किसी प्रकार के कष्ट नहीं होंगे, वो राम। भाई भाई एक दूसरे के हितों से टकराएगा नहीं, बल्कि एक दूसरे के हितों के लिए अपने को कुर्बान करेगा। हर आदमी एक दूसरे के लिए बारे में हित में सोचेगा। राम राज तब आएगा जब राम और भरत और शत्रुघ्न जैसे भाई हो। कि अगर राम राज नहीं गद्दी बैठेंगे तो मैं भी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। क्या आ गया? उसी अयोध्या में चोरी बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया। अरे मंदिर के बनाने में अभी आया है कि उसके ट्रस्टी लोग हैं, कितना 100 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दे पा रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि अध्यात्मवाद और वैज्ञानिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स
कि वैज्ञानिक समाजवाद जो है, जिसको भौतिकवाद कह सकते हैं, और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो अध्यात्मवाद है, दोनों का समन्वय कर दिया जाए तो भारत का स्वरूप बदल जाए। हम लोगों में एक कमी है, हम उसको सही ढंग से, अभी मैं अपने पांडे जी की कहा, रख नहीं पाते। हमको धर्म एक अफीम है। धर्म क्या है? अफीम। अफीम खाने वाले लोग, उनकी आदत हो जाती है, अगर अफीम ना खाएं, ना चाटें तो बेचैन हो जाते हैं, पगला जाते हैं। मालूम है, हम लोगों को ये धर्म का अफीम चटाया जा रहा है, हम उसी में पड़े रहे, न आगे सोचे, न पीछे सोचे, न अच्छा सोचे, न बुरा सोचे, बस उस नशे में चूक। ये किसी देश के लिए अच्छा नहीं। डॉक्टर लोहिया कहते थे, धर्म श्रेयस पाने का साधन है। धर्म क्या है? श्रेयस पाने का साधन है, और राजनीति अन्याय का से लड़ने का प्लेटफॉर्म है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। अन्याय के खिलाफ लड़ना धर्म है, शोषण के खिलाफ लड़ना धर्म है, नीच ऊंच के भेदभाव के खिलाफ लड़ना धर्म है। और जब दोनों को घालमेल हो जाए तो फिर समाज का कोई बचा नहीं सकता। ये दोनों का, राजनीति और धर्म को इन्होंने घालमेल कर दिया। इसलिए भी आज के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर लोहिया बहुत बोझी हैं, और हमारे लोग जो समाजवादी विचार के, आज की दो विचारधारा है बहुत। एक तो राम, काशी, मथुरा, धर्म की बात करने वाले लोग हैं, और एक देश के, हमारे साथी ने भी कहा है, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, हर आदमी के हाथ में काम हो, हर खेत में पानी हो, पढ़ाई लिखाई मुफ्त हो, दवाई मुफ्त हो। यहां सरकारी अस्पतालों में भी दवा मुफ्त नहीं है, जहां मुफ्त में इलाज होती वहां भी मुफ्त नहीं। तो इन सब चीजों पर चिंतन करने की जरूरत है। मैं आज के इस परिप्रेक्ष्य में, जब भारत की राजनीति एक ऐसे चौराहे पर खड़ी हुई है, जहां लोग, अभी हमारे मित्र ठीक कह रहे थे कि लोगों को लग रहा है विपक्ष बिखरा है, मुझे भी लग रहा है विपक्ष जो काउंटर करना चाहिए वो शक्ति नहीं है, लेकिन जनता में वो शक्ति है। आदरणीय अटल जी ने चुनाव समय से पहले इसलिए कराया था कि शाइनिंग इंडिया, उनको लगा था इतना काम किया हो कि भारत बिल्कुल चमक रहा है, और चुनाव करा दिया तो फिर हम बहुमत से जीत के, जितने हैं उससे और बम्पर मेजॉरिटी से जीत के आएंगे। और अटल जी नीचे हो गए, उनकी सरकार चली गई। तो जिसको कहते हैं अंडर करंट, अंदर अंदर लोगों में इन्होंने भय, आतंक का माहौल बना दिया। अभी देखिए केजरीवाल मुख्यमंत्री को ऐसे समय में, और चुनाव जब घोषणा हो गए, गिरफ्तार करके कैद कर लिया। इसका भी रिएक्शन होगा। ये भय पैदा करने का आतंकी, मोदी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, आप लोगों ने पता नहीं इमरजेंसी देखी कि नहीं, इमरजेंसी जब लगा था तो इंदिरा के खिलाफ अगर चाय की दुकान पे बात करके उनके खिलाफ बोल दिया तो आप जेल में हो, चर्चा हो जाती है इंदिरा जी के खिलाफ बोल। इंदिरा के खिलाफ बोलना देशद्रोह था। आज मोदी के खिलाफ बोलना, मोदी का विरोध देशद्रोह हो गया। जहां ये होगा कि अब लोकतंत्र में अपनी चुनी हुई सरकार
कि कार्य प्रणालियों की हम आलोचना नहीं कर सकते, वहां लोग कैसे जिंदा रहेगा। और इन सब बातों को लेकर जो हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए। आज डॉक्टर लोहिया होते वो असमय में चले। ये कांग्रेस के पतन की जड़ अगर कोई है, मट्ठा देने वाले हैं तो डॉक्टर साहब। कांग्रेस इतनी मजबूत थी, सम्मिलित की सरकारें जो बनी, मिली जुली सरकारें बनी, वो डॉक्टर साहब की बनी। वो अकेले संसद में विपक्ष कमजोर होने के अकेले ही कांग्रेस के नेताओं पर सब पर भारी पड़ते और किसी के पास उनका जवाब नहीं होता था। एक बहुत तीन आना बनाम पंडित जवाहरलाल पर उन्होंने भाषण दिया था कि आम आदमी कितने में गुजारा करता है, नेहरू जी आपका खर्चा क्या है। और आज अगर वो मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो फिर तो ये देशद्रोह है। ये लोग नहीं चाहते कि राष्ट्र मजबूत हो, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। तो इसलिए भी लोहिया बहुत याद आते हैं। हम लोग, मैं वैसे अपने पोते विवेक में समाजवादी मजदूर आंदोलन, हिंद मजदूर सभा, इन्हीं विचारों पर 48 में बनाया गया था। उसके एक कार्यकर्ता के नाते समाजवादियों के बड़े नजदीक था। मैंने लोहिया जी को सुना, नजदीक था। राजनारायण जी को तो बहुत ही नजदीक से उनका प्यार और स्नेह भी मिला। पुराने जितने समाजवादी थे, मैं सन 72 से मजदूर आंदोलन से जुड़ा हूँ, लेकिन उनकी अभाव, उनकी मार्गदर्शन की कमी हमें खलती है। मैं इन्हीं सब लोगों के साथ उनके से बातचीत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका सपना पूरा होगा और देश हमारा सा जाएगा। धन्यवाद।